हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक केस राजस्थान का कमिश्नर अपील वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस केस में जो इस केस का एपेलेंट है मैसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसने अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करी। फोर फोर अपील्स थी, फोर ऑर्डर के अगेंस्ट में कमिश्नर अपील कमिश्नर अपील थी। और फोर की फोर अपील्स का जो टेकअप जो इसमें इशू इन्वॉल्व था वो कॉमन इशू इन्वॉल्व था और फोर अपील्स में, एंड इट टेकअप सेम डिसीजन साइमल्टेनियसली। जो एक का डिसीजन आएगा अपील का, वो तीनों और जो तीन अपील्स थी उसका सेम ही एज माना जाएगा बिकॉज इश्यूज कॉमन है। तो इस केस में हुआ क्या था, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। जो एपेलेंट है वो इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ आयरन कास्टिंग। वो आयरन कास्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। उसने लास्ट ईयर 2020 में 2018 के लिए रिफंड की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 में टाइमली एप्लीकेशन लगती है, वो एप्लीकेशन RFD 01A वो फाइल करी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कॉलम में ड्यूटी पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ यूनिट्स। डेट इज उन्होंने सप्लाई अपनी SEZ को करी, उसके साथ गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करी। उस ड्यूटी का रिफंड क्लेम करने के लिए विद इन 2 ईयर्स के अंदर एज पर अंडर सेक्शन 54 में उन्होंने अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी। राइट, एप्लीकेशंस चार एप्लीकेशंस थी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिफंड क्लेम, मतलब जब डिपार्टमेंट के पास वो रिफंड गया, उन्होंने एग्जामिन करा एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने अपने एज पर रिक्वायरमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करे थे रिफंड क्लेम के साथ RFD 01A के साथ, उसको ऑब्जर्व करा, एग्जामिन करा। देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो थी उसने ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व कर रही है वो, कि ये जो कंपनी है कास्टेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसको हम CTL बोल रहे हैं, वो उसका जो पीरियड है वो CIRP पीरियड चल रहा है। डेट इज 2017 दिसंबर से ये कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में थी, जिसके कारण जिसके कारण इसके पास ऑनरेबल NCLT के ऑर्डर था कि ये जो टैक्स पेयर था ये फाइल करेगा अपनी मंथली GSTR 3B, बट फिजिकली। अब सर फिजिकली कैसे फाइल होती है? हाँ, इन इशू क्या था इस कंपनी में? इशू ये था कि दिसंबर 2017 CIRP पीरियड आने के पहले की कंपनी ने रिटर्न्स फाइल नहीं करी थी। GST अपना जुलाई 2017 में आया, जुलाई टू नवंबर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी गई थी, ना ही टैक्स दिया गया था। और फर्दर दिसंबर से जब NCIRP पीरियड आया या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान इनका जब स्टार्ट हुआ, उस समय से जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था उसको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी थी टाइमली और अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना था। बिकॉज जो पहले का पुराना टैक्स होता है CIRP पीरियड से पहले का, उसके ऊपर मोरेटोरियम एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग लग जाता है। राइट, तो उस केस में NCLT से इन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया था कि जो 3B होगी अब प्रैक्टिकली ऑनलाइन ये नहीं भर सकते, बिकॉज ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस की जब तक आप पुरानी पिछले मंथ की रिटर्न नहीं भरोगे तब तक आप अपनी नेक्स्ट 3B भी फाइल नहीं कर सकते। इस इशू को ध्यान में रखते हुए NCLT ने ऑर्डर पास करा था कि आप अपनी 3B फिजिकली डेट मीन्स आप A4 साइज के पेपर में अपनी कैलकुलेशन शीट बनाओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो 3B का फॉर्मेट रहता है, और वो आप डिपार्टमेंट में सबमिट करवाओ। बट सर टैक्स का क्या होगा? क्वेश्चन ये है। टैक्स ये करते थे, जो टैक्स उसमें बनता था कैश का टैक्स, वो कैश अपना उस नंबर GSTN पे डिपॉजिट करवा देते थे, जो इनके कैश लेजर में एज इट इज क्रेडिट हुआ रहता था, एड ऑन होता रहता था, बट डेबिट या सेट ऑफ वो नहीं करते थे किसी भी साथ। तो डेट इज कैश लेजर में वो कैश जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता था। इस ग्राउंड को देखते हुए जो इनका एजुडिकेशन अथॉरिटी थी, जो डिपार्टमेंट था, उसने क्या करा, इनकी चारों की चारों की रिफंड एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि जो सेक्शन 54 है वो ये कह रहा है कि जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो सिर्फ कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना टैक्स को पे करना नहीं होता, जब तक आप उसको सेट ऑफ नहीं कर लेते या अपनी 3B से
भरकर अपनी लाइबिलिटी को गवर्नमेंट में जमा नहीं करवा देते। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके एजुकेशन अथॉरिटी ने इनको पहले शो कॉज नोटिस दिया, और शो कॉज नोटिस देते ही विद इन 15 डेज के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आया था इनको 3 अप्रैल को और 15 जून को। उससे 3 अप्रैल के 15 दिन निकलते मतलब 18 अप्रैल 19 अप्रैल को इनको ऑर्डर मिल गया इनके रिफंड रिजेक्टेड का, और 15 जून जब इनको शो कॉज नोटिस गया तो 1 जुलाई को इनके पास एक दूसरा ऑर्डर भी आ गया जो विद रिस्पेक्ट टू 2 एप्लीकेशंस का था कि आपका जो है रिफंड रिजेक्ट कर दिया गया है एज पर अंडर सेक्शन 54(1) को ध्यान में रखते हुए कि ओनली अलाउज द रिफंड क्लेम्स ऑफ एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एक्सेट्रा, राइट। सो अब अग्रीव्ड पार्टी जो थी दैट इज सीटीएल जो है उसने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करी कमिश्नर अपील में ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो उसने ग्राउंड्स रखे वो हमारे इस सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर्स पास करे गए हैं हमारे अगेंस्ट में ये वॉयलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इन फॉलोइंग सबमिशंस। जो मैं इस पॉइंट्स को बता रहा हूँ ये हमारे नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट करने के लिए ये ऑर्डर पास करा गया। इन द सेड कॉन्टेक्स्ट आगे उन्होंने बताया कि इस कोविड-19 पैंडेमिक जब लास्ट ईयर 2020 में कोविड पूरे अपने जोर शोर से था उस समय एपेलेंट की फैक्ट्री जो है वो क्लोज थी in the month of March, April, May. So applicant could not track the status of refund application and never came across the show cause notice in that period. तब तक उसने वो नहीं फॉलो कर पाया इस चीज़ को। It has further been held that the taxpayer applicant did not submit their reply. उस केस में वो अपना रिप्लाई भी समय पे नहीं दे पाया and also did not sought any adjournment for submission of reply sorry, ना ही वो उसने कोई एक्सटेंशन मांगी। हैव इवन नॉट अटेंडेड द पर्सनल हेयरिंग, ना ही कोई पर्सनल हेयरिंग जो है उसने अटेंड करी। हैड द सेम एवर बीन रिसीव्ड बाय द एप्लेंट द सेम कुड हैव बीन रिप्लाइड वेल इन टाइम। अगर उसको पता लगता तो वो रिप्लाई टाइमली जरूर करता डेफिनेटली। बट इसमें जो एपेलेंट है उसने दो पॉइंट्स के ऊपर इस केस को लड़ा और जीता भी। सबसे पहला पॉइंट जो उसने रखा कि हमें प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है जो अकॉर्डिंग टू सेक्शंस और एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए ऑर्डर पास करने से पहले, सो वो हमें नहीं मिली। सेकंड पॉइंट ये रखा जो 54 में लिखा गया है टैक्स पे करना। अब हमें तो एज पर एनसीएलटी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम फिजिकली दे रहे हैं, बट क्या जो ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो टेक्निकल गवर्नमेंट का जो ये टेक्निकल इश्यूज है कि हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्या इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ेगा? हम तो एनसीएलटी का ऑर्डर कर रहे फॉलो कर रहे हैं, प्लस अपने जो भी कंप्लायंस होते हैं या फिर अपनी अमाउंट होती है टैक्स की वो प्रॉपरली और टाइमली जमा करवा रहे हैं, तो क्या इसके लिए हम सफ़र करेंगे? ये दो पॉइंट जो थे एपेलेंट ने अपने कोर्ट के सामने और कमिश्नर अपील के सामने सॉरी इसको रखा। एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट जो लर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी हैज़ पास्ड ऑर्डर। उन्होंने विद इन, अब मैंने आपको बताया ना ऊपर क्या कि जो उनका इशू था शो कॉज नोटिस था वो 3 अप्रैल को गया, और जो ये बन गया अपना सॉरी ऑर्डर पास कर दिया उसने 19 अप्रैल को। इसके बीच में आप देख रहे हो सिर्फ 14 डेज या 15 डेज का जो डिफरेंस है, तो उसके बीच में सैटरडे संडे भी होंगे, कुछ ऑफिस से हॉलीडेज भी होंगे। उसको बेस रखते हुए एप्लेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट जो अथॉरिटी है उसने पास करा है ऑर्डर विद इन 11 वर्किंग डेज ऑफ द शो कॉज नोटिस। उसने सिर्फ 11 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इस नोटिस को इशू कर दिया या ऑर्डर को इशू कर रहा है रिजेक्ट का। फर्दर द सेम इज इशूड। और इसके अलावा जो उसने एक पॉइंट रखा वो कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट ने इशू करी थी नोटिफिकेशन। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भी अपील्स का टाइम पीरियड है या उसका रिप्लाई है या एप्लीकेशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल 30th जून 2020 तक, और द सेट टाइम लिमिट हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड ऑफ 30th ऑफ अगस्त 2020। उसके बाद दोबारा से एक बार फिर उसको एक्सटेंड करा गया 30th अगस्त 2020 तक विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 55 2020 में।
सो आप देख पा रहे हो कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन के रूट से डेट को एक्सटेंड करा 30 अगस्त तक, किसी भी रिप्लाई को किसी भी नोटिस के रिप्लाई करने के लिए 30 अगस्त तक, जबकि हमारे पास जो नोटिस आया वो अप्रैल और जुलाई का था, और ऑर्डर भी हमारे पास अप्रैल और जुलाई में ही इशू कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन का प्रॉपर तौर पे फॉलोअप या इसको ध्यान में नहीं रखा गया डिपार्टमेंट की तरफ से। सो एक ये पॉइंट इशू रखा इन्होंने। इन द सेड कॉन्टेक्स्ट इट रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट नो सेपरेट नोटिस ऑफ हियरिंग हैज एवर बीन रिसीव्ड बाय द अपेलेंट आइदर थ्रू पोस्ट कुरियर और ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे एक जो शो को नोटिस या रिजेक्शन का ऑर्डर आया, हमें वो आया। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कोई रूट से बाय थ्रू पोस्ट कुरियर और जीएसटी पोर्टल के रूट से हमें नहीं दी गई। एज पर अंडर सेक्शन 75 ऑफ सीजीएसटी एक्ट यही बात बोलता है कि एन सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी ग्रांटेड, डेफिनेटली ग्रांटेड होगी, ये कंपल्सरी है। किन किन केसेस में, वेयर ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग, वेयर ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग, क्या एक एपेलेंट ने रिक्वेस्ट रेज करा था, आंसर इज नो, बट उसके साथ साथ और है, और पेनल्टी, और वेयर एनी एडवर्स डिसीजन इज कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट सच पर्सन, अगर कोई एडवर्स डिसीजन किसी पार्टी के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट इशू कर रहा है तो उस केस में भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी एज पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सो ये पॉइंट एपिलेंट ने रखा। देन नेक्स्ट में उन्होंने कहा डेट द रीजन टू डिनाई द रिफंड, जो दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट को एपिलेंट ने टैक्स पे नहीं करा गवर्नमेंट को अकाउंट को, वेयर है सेक्शन 54 ये बात बोलता है कि अलाउज द रिफंड ऑफ टैक्स पे, सिर्फ उस केस में रिफंड मिलेगा जब रिफंड ऑफ टैक्स पे करा है उसने। सो इन द अफोरसेड कॉन्टेक्स्ट इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एपिलेंट वर गिवन द स्पेशल फैसिलिटी, इनको क्या मिली है, एक स्पेशल फैसिलिटी मिली है। कहाँ से मिली, टू फिजिकली फाइल हार्ड कॉपी 3B रिटर्न इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एट जीएसटी पोर्टल बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और एनसीएलटी ऑर्डर 2 अगस्त 2018। मैंने आपको बताया ना ये कंपनी दिसंबर 2017 में ये एनसीएलटी में सीआईआरपी पीरियड इस पे एप्लीकेबल हो गया था, और 2 अगस्त 2018 में इसको ऑनरेबल एनसीएलटी से ऑर्डर आया कि ये अपनी पुरानी और अप टू फ्रॉम दिसंबर से लेके टिल नाउ तक और आगे की जितनी भी फर्दर रिटर्न्स हैं वो फिजिकली डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 आपको पता है मार्च अप्रैल में गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी सीआईआरपी पीरियड के लिए कि उनको एक नया नंबर लेना पड़ेगा जो पुरानी रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं कर पा रहे पुराने रिटर्न्स के लिए, वो भी इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा था, विच डायरेक्टेड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट टू एक्सेप्ट करेगा उसको फिजिकली रिटर्न ऑफ कॉपी एपेलेंट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑन द पोर्टल। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है आपका जुरिडिकेशन है वो भी एक्सेप्ट कर रही थी फिजिकल कॉपी को, वो उन्होंने भी डिनाई नहीं करा एनसीएलटी ऑर्डर को। डेट द एपेलेंट जो है डिपॉजिट कर रहा है टैक्स ड्यूज, जितने भी टैक्स ड्यूज हैं रेलिवेंट पीरियड ऑफ द टाइम फॉलो द प्रोविजंस लो लिस्टेड इन केस एडमिटेड टेक्निकल, अब जो टाइमली सॉरी वो फॉलो कर रहा था। नाउ एवर अगर कोई फॉल्ट आ रहा है इन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ एग्जिस्ट एट रेलिवेंट टाइम इन केस इफ इट इज एडमिटेड दैट वाज द टेक्निकल ग्लिचेस टू पे और सेट ऑफ द मंथली टैक्स लाइबिलिटी इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल एनसीएलटी ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं पे करने के लिए सेट ऑफ करने के लिए with notification के लिए, then the appellant cannot be made to suffer with no fault of them by way of denying or delay in granting them the refund, मतलब उसके लिए appellant को सफ़र नहीं करना चाहिए और ना ही वो कर सकता है कि उसका रिफंड इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिफंड को रिजेक्ट कर दो बिको सिर्फ ड्यू टू दिस रीज़न कि वो टैक्स जो पे वो कर रहा है टाइमली जो पे कर रहा है वो आपके कैश लेजर में है और उसको गवर्नमेंट का टैक्स पे हम नहीं मानेंगे जब तक वो सेट ऑफ नहीं होगा। बिकॉज ऑफ डैट अगर मैंने एक बार कैश लेजर में गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल में अपना कैश डिपॉजिट करवा दिया देन उसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है, मैं उसको अपनी पर्सनल खर्चे के लिए या अपनी कंपनी कॉर्पोरेट के खर्चे के लिए नहीं यूज़ कर सकता, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही है, सिर्फ मुझे उसके बाद उसको सेट ऑफ करना होता है आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी से, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही है। सो उस ग्राउंड के ऊपर मुझे सफ़र ना कर किया दिया जाए, ये रिक्वेस्ट करी एपेलेंट ने कमिश्नर अपील के आगे।
देन इन दोनों पॉइंट्स को कमिश्नर अपील ने सुना। उसके बाद उसने अपने जो कंक्लूड करा इसको, उसने कहा जो भी ये रिकॉर्ड्स आपने हम मैंने देखे हैं, आई फाइंड फोर्स इन द एपेलेंट प्ली दैट द सेड ऑर्डर्स वर पास्ड विदाउट बीइंग हर्ड टू हिम। पहला पॉइंट जो उसने बोला था कि हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रॉपर वे से नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने निकाली थी कि ड्यू टू कोविड आपके ये रिप्लाई का या प्रेजेंटेशन का जो भी टाइम है उसको एक्सटेंड करा था अप टू 30 अगस्त तक। सो इस कमिश्नर ने भी यही बात बोली कमिश्नर अपील में कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो टाइमली वो एक नहीं दी गई इसको। एंड जब पीरियड इन्वॉल्व था इन द इंस्टेंस केस, केस का जो पीरियड इन्वॉल्व है वो भी उस नोटिफिकेशन के अंदर जो 35/2020 एक्सटेंशन की आई और फर्दर एक्सटेंशन की 55/2020 आई, वो पीरियड भी उस इंस्टेंट केस में कवर है। तो ये एक बेस बन जाता है। अगर वो उसके बाद या उसके पहले होता तो ये बेस नहीं बनता, तो वो ये भी बेस बन जाता है उस पीरियड, उस कोविड काल का पीरियड के बीच में है। सो रिप्लाई का जिसका पीरियड का एक्सटेंशन करा गया था अप टू 30 अगस्त। फर्दर इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट रूल 92 सब रूल 3 ऑफ सीजीएसटी रूल जो है वो बोलता है दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी रिजेक्टेड विदाउट गिविंग द एप्लीकेशन एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब कोई भी एप्लीकेशन रिफंड की रिजेक्ट नहीं करी जाएगी। मैंने आपको बताया था सेक्शन 75 ऊपर। उसके बाद रूल 92 सब रूल 3 भी इसके साथ ही बात करता है, सिमिलर बात करता है कि रिफंड को रिजेक्ट नहीं करा जाएगा जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा। सो उस सेसी और एप्लेंट का भी यही इशू था कि डिपार्टमेंट ने हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, हमसे बात नहीं सुनी। सो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इन व्यू ऑफ द अबव लीगल प्रोविजन आई एम ओपिनियन दैट आई वुड अप्रोप्रिएट द रिमांड बैक द मैटर टू द एडजुडिकेशन अथॉरिटी। सो उसने अगेन ये रिफंड की एप्लीकेशन को ओपन करने का ऑर्डर दिया फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एपेलेंट, कि इनको दोबारा से एक बार सुना जाए। क्यों रिफंड रिजेक्ट अगर आपको करना है तो इनको एक बार दोबारा से सुना जाए। एंड पास द रीजन स्पीकिंग ऑर्डर। फर्दर आई ऑल्सो ऑर्डर द एपेलेंट टू सबमिट देयर सबमिशंस बिफोर द एजुकेशन अथॉरिटी। और वो अपनी जो भी सबमिशंस है, जो ये बातें एपेलेंट कहना चाहता है या पार्टी अपनी कहना चाहती है एजुकेशन ऑफिसर को, वो अपनी उसके सामने एजुकेशन अथॉरिटी के सामने रखे। अकॉर्डिंगली एक मैंने आपको बताया एक अपील जो डिसाइड करेगी वो चारों अपील्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली ऑल द 4 अपील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द अबव मैनर। थैंक यू।